आज की इस दुनिया में सुरक्षा की जिम्मेदारी इंसानों के हाथ में नहीं है। यहाँ हर जगह तैनात हैं हाई टेक सिक्योरिटी रोबोट्स। ये रोबोट अपराध रोकते हैं, फैसले लेते हैं और जरूरत पड़ी तो जान भी ले सकते हैं। लेकिन क्या मशीन को इंसान की जिंदगी का फैसला करने का हक होना चाहिए? आज की मूवी में यही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मर्फी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे लोकल SEA प्रीसिंक्ट चीफ ने बात करने के लिए बुलाया था। इस बीच एक दूसरी बेजान बिल्डिंग में पियर्स ने एक सिगरेट निकाली। SEA के नए नियम के अनुसार घर के अंदर कोई भी स्मोक करना पवित्रता के लिए एक चुनौती थी। जेन जो एक लोकल थी, उसने प्यार से पियर्स को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसे अपना लाइटर जलाने से नहीं रोक सकी। सीधे शब्दों में कहें तो पियर्स मशीन का एक तरह का खराब हिस्सा था। उसकी हर हरकत SEA के आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। जेन की नजर में पियर्स का सवाल करना उसकी पूरी जिंदगी की बेइज्जती थी। वो यहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा था। उसके लिए वे स्टील मेज ठंडे खून वाले राक्षस नहीं थे, बल्कि भरोसा दिलाने वाले रखवाले थे। उनकी बहस ने पेट्रोलिंग मेज को आकर्षित किया। जैसा कि जेन ने तारीफ की थी, SEA के रोबोट बहुत विनम्र थे। वे आपको प्यार से याद दिलाते थे, यहाँ तक कि आपके लिए सब्र से सेकंड गिनते भी थे। ये काउंटडाउन हर सेकंड सभ्यता की भावना से भरा हुआ वो रोशनी थी जो लोगों के लिए व्यवस्था लाती थी। आखिर में जब गिनती 2 पर पहुंची तो पियर्स ने अपनी सिगरेट बुझा दी। कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं। जब तक जुर्माना भरा जाता रहा, तब तक चेतावनी और नियम तोड़ने काफी नहीं थे। वो इस शांतिपूर्ण दौर का एक अच्छा नागरिक बना रहा। ये शब्द कहकर पियर्स चला गया। उसे जाते हुए देखकर जेन को अपने सीने में एक जकड़न महसूस हुई। एक ऐसा एहसास जिसे बहुत से लोग जानते थे, लेकिन देखने का नाटक नहीं करते थे। इस समय SEA प्रीसिंक्ट ऑफिस में चीफ जैकब्स मर्फी की जिंदगी की जांच कर रहे हैं। बड़े डेटा के उलझे हुए जाल के नीचे मर्फी सिर्फ एक गलत उदाहरण है। बिना पेमेंट वाले बिल, 6 महीने का किराया बकाया और 3 डॉक्यूमेंटेड चेतावनियां, जिसमें SEA मशीन पर हमला भी शामिल है। नियमों के मुताबिक ऐसे टूटे हुए टुकड़े को रीमॉडलिंग के लिए रीट्रेनिंग सेंटर भेजा जाना चाहिए। लेकिन शायद मर्फी के पिछले रेस्टोरेंट रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसके सामने खड़ी औरत ने नरमी दिखाई और मर्फी के सारे गुनाह मिटाने का ऑफर दिया, इस शर्त पर कि वो आगे से SEA की शर्तों को पूरी तरह मान ले। मर्फी की बातों ने जैकब्स को पूरी तरह से बेबस कर दिया। वो मर्फी की किसी भी संभावित साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के इलाज के लिए सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट को ही हायर कर सकता था। हालांकि उस आदमी को एमनेजिया था, लेकिन उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई थी। ये हालत अब उसे सूट नहीं करती थी। उसका कुछ भी बदलने का कोई इरादा नहीं था। वो बस शांति से जाना चाहता था, लेकिन उसका इंतजार कर रहा जवाब ठंडा था। मर्फी को जबरदस्ती उसके अभी के घर से हटा दिया गया। SEA के पीस कीपर्स 1 घंटे में हैंडओवर पूरा कर देंगे, लेकिन मर्फी को कोई परवाह नहीं थी। उसने जाने की अपनी मांग दोहराई। इस बीच जेन जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसको अपने सुपीरियर से एक असाइनमेंट मिलता है। उसका पेशेंट मर्फी है। हालांकि पहले से ही उसके मालिक ने उसे सावधान रहने की विशेष रूप से चेतावनी दी, क्योंकि पहले रेस्तरां में हुई घटना के कारण जेन को पहले ही अनुचित चेतावनी मिल चुकी थी। हालांकि जेन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मालिक को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं था और वो बहुत सतर्क और डरा हुआ भी है। इसके तुरंत बाद जेन अपने गंतव्य पर पहुंच गई, लेकिन जब उसने मर्फी की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो लड़की तुरंत उसकी बाहों में दौड़ गई। इस अचानक दृश्य ने उस हट्टे कट्टे आदमी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल मर्फी वास्तव में जेन का बड़ा भाई है, जो उससे 10 साल से भी अधिक छोटा है। उस ठंडी फाइल में जेन उसे नहीं पहचान पाई, क्योंकि उस आदमी का असली नाम शॉन था। जेन की आखिरी खबर ये थी कि शॉन युद्ध के मैदान में पहले ही मर चुका था और उसकी आखिरी याद सालों पहले घर छोड़ने के पल की थी। मर्फी इस समय एक बिन बुलाए मेहमान के आने से भाई बहनों की यादें ताजा हो गईं। शॉन का समय खत्म हो गया था, उसका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। जेन जिसे आखिरकार उसका खोया हुआ भाई मिल गया था, जाहिर है सहमत नहीं होगी और उसने SEA को साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। शॉन की भी फिर से जांच होगी। अब जो कुछ भी हो रहा है वो जेन की सोच और समझ से परे है। उसने इतने सख्त नियम पहले कभी नहीं देखे और शॉन जो अब तक चुप था, उसने ऐसा जवाब दिया है जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा। कम से कम शहर में रहने वाले जेन जैसे लोग तो शायद ही समझ पाते। इस समय शॉन को C-मेक की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, चले जाना। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वो दल बदलू बन जाता और उसे तुरंत मार दिया जाता। ठंडी उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई, लेकिन ये शॉन के पक्के इरादे को नहीं बदल सकी। उसके सामने जो सीन चल रहा था वो वैसा ही था जैसा कुछ घंटे पहले रेस्टोरेंट में हुआ था। बस फर्क इतना था कि उसे अपने भाई की जिंदगी और मौत की परवाह थी। आखिरकार जब काउंटडाउन खत्म हुआ तो जेन ने अपना फैसला किया। सालों से उसने कभी कोई फीस नहीं ली थी, कभी कोई वार्निंग नहीं दी थी। उसे कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल माना जा सकता था। उसे इस पर गर्व था, लेकिन आज जेन ने अपने हाथों से ये सब तोड़ दिया। अब उसने न सिर्फ अपनी नौकरी और घर खो दिया है, बल्कि वो एक भगोड़ा भी है और ये सब उसके भाई की वजह से हुआ था। लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं है, जब तक कि जेन को सच की एक साफ आवाज सुनाई नहीं देती और उसके धीरे धीरे जमीन पर गिरने से वो लड़ाई पूरी तरह से भड़क जाती है, जिसे शॉन भूल
चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई विरोध करने की हिम्मत करेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 पीसकीपर्स भेजे। लेकिन जिस पल उन्होंने जेन को घायल किया, उनकी किस्मत तय हो गई। बस एक ही ध्यान देने वाली बात थी कि इन रोबोट से एक लाल लिक्विड लीक हो रहा था। उस रात लोग हमेशा की तरह अपने फोन स्क्रॉल कर रहे थे, या यूं कहें कि 99.99% लोगों के लिए उनके फोन ही उनकी जान थे। लेकिन तभी तेज सायरन ने सबको जगा दिया। शॉन और जेन लॉकडाउन के बाद से राज्य में सिर्फ 2 वांटेड क्रिमिनल बन गए थे। पियर्स ने सब कुछ देखा, पर उसे लगा कि ये परेशान करने वाला आदमी क्या करेगा। इस बीच शॉन अपनी बहन के साथ एक वेयरहाउस में पहुंचा, जहां उसने कुछ सामान रखा था। परेशानी से बचने के लिए शॉन ने प्यार से सच बता दिया। एक छोटे लेवल के एम्प्लॉय के लिए जो महीने में 3000 से भी कम कमाता है, इनाम से ज्यादा लुभावना और क्या हो सकता है। जैसे ही दोनों अंदर आए, एम्प्लॉय ने अलार्म बजा दिया। वेयरहाउस में उम्मीद के मुताबिक कोई भारी हथियार नहीं था, एक भी ट्रुथ नहीं। शॉन यहाँ सिर्फ कुछ बदलने के कपड़े और गुजारे के लिए जरूरी सामान लेने आया था। अपनी बहन के भविष्य के बारे में सवालों का सामना करने पर शॉन ने कड़ी फटकार लगाई, जिससे ऐसा भी लगा कि वो जिम्मेदारी से बच रहा है। उसका कभी भी जेन की जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे पहले जैसा नहीं किया जा सका। शॉन को हैरानी हुई कि जेन न सिर्फ खतरे को पहचानने में नाकाम रही, बल्कि अपनी मौजूदा हालत को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। उसके सोच समझकर बनाए गए लॉजिक में भागना बेतुका था। अपने फायदों की रक्षा के लिए उसका मानना था कि सबसे सही तरीका डॉक्टर सी से पहले से बातचीत करना है। इस पल उसके विश्वास और उसूल टूट गए। जेन के पास सिर्फ कंफ्यूजन और बेबसी बची थी। वो जानना चाहती थी कि आगे क्या करना है। बदकिस्मती से जब दोनों बहस में समय बर्बाद कर रहे होते हैं, तो सी आर्म्ड फोर्स आती है, लेकिन बहुत सावधानी से। वे नजर को ब्लॉक करने के लिए स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं, अपने मौके का इंतजार करते हुए। धुंध में शॉन को एक लेजर साइट मिली। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी बहन को बचाने के लिए कोहरे में भाग गया। उस तंग जगह में सच्चाई की लगातार धारा गूंज रही थी। एक एक करके स्टील मेज की पावर खत्म हो गई। आखिरी दुश्मन को हराने के बाद भाई और बहन गेट की ओर भागे। तभी जैकब ने उन पर हमला कर दिया, जो परछाई में छिपा हुआ था। ये एक गड़बड़ थी जो उसने की थी। अगर उसने इसे साफ नहीं किया तो वो अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि शॉन ने पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसने अपनी बहन को खो दिया, और उस आदमी को भी जिसने पीछे से घायल कर दिया। शॉन की पूरी तरह से लाचारी देखकर मेक ने उसे तुरंत खत्म नहीं किया, बल्कि एक बेतुकी बात कही। लेकिन इससे पहले कि मेक अपनी बेमतलब की बात पूरी कर पाता, पियर्स बिना किसी चेतावनी के आ गया। हालांकि शॉन को अपने सामने वाले आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो आदमी उसका असली नाम अच्छी तरह जानता था। अपने आसपास की गड़बड़ी और अपनी मौजूदा मुश्किल को देखते हुए शॉन जानता था कि उसके पास बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो बस दांत पीसकर पियर्स का पीछा करके इस खतरनाक जगह से भाग सकता था। इस बीच औरा, जिसने अभी अभी एक ऊंची पोस्ट संभाली थी, उसने बड़ी संख्या में मेक के साथ वेयरहाउस को घेर लिया। हालांकि जैकब्स की बिना इजाजत की हरकतों की वजह से न केवल मिशन फेल हो गया, बल्कि वे शॉन का भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए। खबर मिलने पर उनके पीछे के फाइनेंशियल सपोर्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अकाउंट बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया। जब उसने फ्लॉड 1 शब्द सुना, तो जिस आदमी ने पहले पुलिस को फोन किया था, उसे आखिरकार डर लगा। उसे अब प्राइज मनी या पहचान में से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। वो गलत समय पर गलत लोगों से मिला और गलत फैसले लिए। आखिरकार इन गलतियों की से उसे सबसे सही तरीके की बात है। ये कहना मुश्किल है कि वो लकी थी या अनलकी, उसे चुना गया था। जिस पल औरा ने अपना फैसला लिया, जैकब्स को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो सबसे पहले बाहर निकला और औरा पर ऊपर से आए ऑर्डर न मानने का इल्जाम लगाया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये औरत कुछ भी नहीं बदल सकी। सीड के इवैल्यूएशन सिस्टम में औरा हर स्टैटिस्टिक में जैकब से कहीं आगे निकल गया। उसके सामने खड़ा औरा एक बिना गलती वाले हेक्सागोनल योद्धा जैसा था। इस हर तरह की हार ने जैकब्स के दिल में एक बेकाबू जलन भी जगा दी। इसके तुरंत बाद उसे एक रहस्यमयी फैक्ट्री में भेज दिया गया, जहां वो किसी तरह के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। दूसरी तरफ शॉन को पियर्स की बातों में जवाब भी मिले, जैसे SEA आर्मर की शुरुआत कहां से हुई, ये लाल लिक्विड क्यों है, काला इंजन ऑयल क्यों नहीं, क्योंकि आर्मर के अंदर एक जिंदा इंसानी शरीर होता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नियमों को तोड़ने और चेतावनी देने की वजह से खराब माना जाता है, उन्हें फैक्ट्री भेजा जाता है, आर्मर में भर दिया जाता है, और आखिर में वे वफादार, बहादुर और निडर SEA योद्धा बन जाते हैं। उसी समय शॉन को अपने अतीत के बारे में भी पता चला। वो उसी सैनिकों में से एक था। SEA को वॉलंटियर नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़कों पर लोगों को रैंडम तरीके से भर्ती किया और ज्यादातर के खत्म होने के बाद उन्हें खत्म कर दिया। शॉन ज्यादा लकी था। वो उससे पहले पियर्स से मिला था और पियर्स के ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था। शॉन को इस हालत में जाने पहचाने माहौल में वापस नहीं जाना चाहिए था। इससे यादें और खाली जगहें पैदा हो जाती। ये साफ याददाश्त की सबसे बड़ी कमी है, या यूं कहें कि इसका असर है। शॉन पियर्स की बातों से हैरान था। इस बीच बेस पर वापस आकर औरा ने अपने बच्चे का वीडियो
कॉल उठाया, जो पहले के बच्चे की तरह ही मासूम और प्यारा था, जो दुनिया और आने वाली जिंदगी के सपने देख रहा था। लेकिन औरा जिस दुनिया को प्रमोट कर रही थी, वो धीरे धीरे उन चीजों को खो रही थी। क्या ये औरत जिसने इतनी मेहनत से टॉप लेवल तक जगह बनाई है, अपने बच्चे के लिए कुछ बदलेगी? इस बीच शॉन जागने के बाद एक खास कमरे में ले जाया जाता है, जहां खून और हड्डियों का हिंसक चीरफाड़ उसकी आंखों के सामने होने वाला है। शॉन को बस इस पूरे नजारे की तारीफ करनी है, एक ऐसा सीन जिसमें लाल रंग का दबदबा है। इस गंभीर और दिल को छू लेने वाले बपतिस्मा में उसने खुद देखा कि व्यवस्था और शांति कैसे बनी होती है। जैसे ही वो अपने सामने के सीन से सच में मंत्रमुग्ध हो गया, दरवाजे के बाहर से एक मनमोहक आवाज आई, एक साफ तीखी आवाज। सच और वो खूबसूरत धुन आपस में गुंथ गए। एक के बाद एक इंसाफ दिखाने वाले मेच खून के तालाबों में बिखरे पड़े थे, निडर योद्धा लाशों में बदल गए थे। शॉन नरक से रेंगते हुए निकले भूत की तरह नेक लोगों की जिंदगी को लगातार तबाह कर रहा था। वो भगवानों और किताबों दोनों के लिए बर्दाश्त के बाहर था। वो चलते चलते लोगों को मारता गया और जब गलियारा लाल हो गया तो वो आखिरकार अपनी बहन के पास पहुंचा। उस समय बॉडी रिफाइनर अपने नए काम को पॉलिश करने में लगा हुआ था। खुद को साबित करने के लिए शॉन ने फिर से ट्रिगर खींच दिया। नकाबपोश आदमी पहले गिरा, लेकिन सच की तीखी आवाज ने रिफाइनर के कामों को नहीं रोका। सच में कोई भी चीज एक मालिक को रोक नहीं सकती थी। सच की आवाज एक बार फिर गूंजने के साथ मालिक हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इस बड़े ग्रुप में हर किसी का अपना एजेंडा था, यहाँ तक कि सीधे मातहतों का भी। पलक झपकते ही 20 मिनट बीत गए। शॉन और उसके साथी ने अपने पीछा करने वालों को झटक दिया था, लेकिन असल में उन्होंने बस हार मान ली थी। उसके अंदर पहले से ही एक चिप लगाई गई थी, जिसका पोजिशनिंग फंक्शन उसकी सबसे बेसिक एबिलिटी थी। अगले ही पल उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से बहुत तेज गर्मी निकली। जैसे ही शॉन चिप निकालने वाला था, औरा एक भूत की तरह दिखाई दिया, जो नेचुरली अपनी क्रिएशन को डैमेज नहीं होने देना चाहता था। हैरानी की बात है, लेकिन औरा ने शॉन के लिए चीजें मुश्किल बनाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि इशारा भी किया कि उसे जाने दिया जा सकता है। तभी एक सबऑर्डिनेट जिसे नहीं आना चाहिए था, वो आ गया। साफ था वो औरा पर नजर रखने के लिए हायर अप्स द्वारा भेजी गई एक आंख थी। आखिर जितनी ज्यादा पावर, उतने ही बड़े इल्जाम और उतना ही बड़ा खतरा। मजे की बात यह है कि शायद ज्यादा काबिल लोग या तो मेच में भर दिए गए थे या पहले ही मर चुके थे। हायर अप्स ने असल में एक बेवकूफ को जासूस के तौर पर काम करने के लिए चुना था। हैरानी की बात नहीं है, ये आदमी बहुत जल्दी में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड लग रहा था। दुनिया छोड़ गया। ग्रुप के रीयूनियन के साथ औरा की असली पहचान सामने आई। वो और पियर्स एक ग्रुप का हिस्सा थे जो सालों से साथ काम कर रहे थे। अब वो आखिरकार पावर स्ट्रक्चर के टॉप पर पहुंच गया था, और जिस एक इंसान की उन्हें कमी थी, एक पीस कीपर, वो सामने आ गया था। असली गर्दन में चिप नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ गई है और उसे ऑपरेट कर रही है। अगर हम ये सब खत्म करना चाहते हैं तो ये सच में बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लगती है, लेकिन सभी पीस कीपर्स ने एक ही पॉइंट से शुरुआत की थी, ठीक वैसे ही जैसे शॉन ने पहले की थी। फर्क ये है कि अब सच सिर्फ उसकी बुनियाद, समझ और उसूलों में मौजूद है। पूरा प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसके लिए एक इंसानी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से ऑथराइजेशन और सुपरविजन की जरूरत होती है, और वो इंसान औरा है। लेकिन शॉन को इन सब की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपनी बहन के साथ जाना चाहता है। लेकिन साफ है, औरा को शॉन का आइडिया एकदम मजेदार लगा। माना कि ये आदमी एक जबरदस्त फाइटर था, लेकिन सबसे मजबूत आदमी भी सिर्फ एक ही इंसान था। वो कितने दुश्मनों को हरा सकता था? अगर वो इतना लकी भी होता कि बॉर्डर तक लड़कर पहुंच जाता तो क्या होता? वो अपनी बहन को कहां ले जा सकता था? 12 महीनों में दूसरे राज्य धीरे धीरे इस बड़े परिवार में शामिल हो गए। तब तक उनका बस कभी ना खत्म होने वाला पीछा ही इंतजार कर रहा था, जब तक कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। इस समय औरा बस ये सब खत्म करना चाहती थी, किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि बस अपने बच्चे को एक खुशहाल और आजाद भविष्य देने के लिए। और शॉन ने भी अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जो दुनिया हिला देने वाला था। हालांकि उसे खुद अभी भी इसका पता नहीं था। इस समय शॉन गुस्से में था। ये कमीनी औरत बिल्कुल उस समय के पियर्स की तरह थी। उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रही थी। ये भूलने वाला आदमी हालांकि थोड़ा धीमा था, बेवकूफ नहीं था। औरा के वादों को देखते हुए शॉन शामिल होने में हिचकिचाया नहीं। इसके तुरंत बाद चारों एक सुनसान विला में पहुंचे। उन्होंने जल्दी से गार्ड से निपटा। सब कुछ बिल्कुल सही हुआ। औरा को उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, गलत समय पर आ गया। कोई और रास्ता न होने पर उसे खुद कई सालों के इस कलीग के साथ रिश्ता खत्म करना पड़ा। लेकिन ये औरत सबसे जरूरी बात भूल गई, एक फॉलो अप शॉट। इस गलती की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए। एक के बाद एक दिक्कतें आने लगी। जैसे ही औरा ने कीपैड अनलॉक किया, जैकब्स जो उसकी लोकेशन पर नजर रखे हुए था, वो आ गया। खतरे का सामना करते ही जेन के कोर ने तुरंत अपनी लड़ने की ताकत एक्टिवेट कर दी। बदकिस्मती से उसकी काबिलियत बहुत कमजोर थी। जिस समय पियर्स ने सभी मैच को खत्म किया, उसी समय जेन को पकड़ लिया गया। एक पल के लिए सबके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर कि तीनों में कोई हिम्मत नहीं है, जैकब्स ने भी मदद के लिए बुलाया। इसी समय जेन ने मौका पकड़ा और पलटवार किया, जिससे हालात एक बार
फिर पलट गए। इस जिद्दी औरत को देखकर सीन ने बुरी तरह से उसके शरीर में ब्लेड घोंप दिया, लेकिन इंसाफ के मैसेंजर के तौर पर मौत में भी किसी को दूसरे को अपने विश्वासों के बारे में बताना चाहिए। इसलिए उस औरत ने शॉन को बताया कि बाहर वाले उसे और उसकी बहन को, साथ ही गद्दार औरा को भी मार डालेंगे। गेट साफ होने के बाद उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। आखिर में जैकब के सिर के ऊपर एक पवित्र रोशनी दिखाई दी, जिसके साथ दूधिया सफेद लिक्विड निकला। उसे आग और लाल रंग की थीम वाले एक सपनों जैसे राज्य में ले जाया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद चारों आखिरी गेट पर पहुंचे। नीचे उनकी यात्रा का अंत था और एक नए युग की शुरुआत भी। तभी पियर्स को एहसास हुआ कि उसे बिना बताए गोली मार दी गई है। ये जानकर कि उसका मिशन पूरा हो गया है, उस आदमी ने शॉन को एक हाईटेक प्रोडक्ट दिया जिसे उसने डेवलप किया था। उसी पल अंडरग्राउंड जाने वाला दरवाजा भी खुल गया। पियर्स और औरा ने आंखें मिलाई, बिना अलग होने के दर्द के, बिना किसी इमोशनल शब्द के, जैसे कह रहे हो आगे मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही गिर जाऊंगा। पियर्स की जिंदगी खत्म होने के साथ शॉन और उसका ग्रुप जमीन के नीचे गहरे अंधेरे में खो गए। औरा की अथॉरिटी छीन ली गई थी। वो बस अपने फैसले का इंतजार कर सकता था। जब शॉन चिपचिपेपन से उठा तो उसने आखिरकार वो अजीब चीज देखी। वो इंसानी स्किन में लिपटा एक शिकारी था, जिसके पैरों के नीचे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स फड़फड़ा रहे थे। वो इन घिनौने जीवों को खाकर अपना पेट पाल रहा था, या शायद खा रहा था। उसी पल शॉन की यादें पूरी तरह वापस आ गईं और औरा ने खूनी सच बताया। पता चला कि हर राज्य और हर देश सिर्फ हायर डायमेंशनल जीवों के लिए एक इन्वेस्टमेंट टारगेट है, जो इंसानियत को एक ऐसा भविष्य दे रहा है जिससे आम लोग हर कीमत पर बचना चाहेंगे। फिर भी ये कुछ लालची लोगों के लिए एक जन्नत भी है। इक्विपमेंट पहले से ही एक्टिवेट है। सुई के बस एक टच से बुरा सपना खत्म हो जाएगा। मजे की बात यह है कि जैसे ही वो अंदर गई, मॉन्स्टर ने जेन का लॉजिक बदल दिया। साइकियाट्रिस्ट मर चुका था, उसकी जगह एक ठंडे खोल ने ले ली थी। जेन की आवाज फिर से गूंजी। औरा ने गुस्से से भरे दिल से आखिरी बार झुककर प्रणाम किया, लेकिन जब जेन ने अपने भाई पर बंदूक तानी तो उसकी इंसानियत ने पागलों की तरह जवाब देना शुरू कर दिया। शॉन से हिम्मत पाकर जेन ने बिजली के करंट के बीच कुछ देर के लिए कंट्रोल वापस पा लिया। बिजली का करंट एलियन जीव को चीरता हुआ अंदर चला गया और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? ये बेस कितने मैच को डिसेबल कर सकता था? इस दुनिया में कितने ऐसे ही वार्डन बचे थे? दुख की बात है कि गिरने से पहले आखिरी सेकंड में राक्षस ने जेन के हाथ का गलत इस्तेमाल करके उसके इकलौते भाई को मार डाला और शॉन गिर गया। लेकिन उनकी देर तक रहने वाली गर्मी ने एक हल्की सी अनोखी चीज पैदा कर दी, जैसे वो ठंडा मैच जिसने उन्हें कॉरिडोर में पीछा किया था, आखिरकार इस पल अपना इंसानी रूप फिर से पा रहा हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।